हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमाचल की वादियों में रहने वाली कावेरी रंग रूप में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी जैसी खूबसूरती तो शायद ही किसी और लड़की के पास थी। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में रहकर वो बेहद खुश थी। लेकिन एक दिन उसके गांव की शांत वादियों में आया एक शहरी लड़का ईशान और उससे टकरा गया और उसकी खूबसूरती को एकटक निहारता रहा। ये देखकर कावेरी बोलती है, अरे बाबू, अब ऐसे देखते ही रहोगे या माफी भी मांगोगे? माफी? किस बात की मोहतरमा? आपने हमें टक्कर मारी इस बात के लिए। चलिए माफी मांगिए। हाँ, ये तो सही कहा आपने। इतनी खूबसूरत बला से टकराने की गुस्ताखी की है हमने। माफी मांगना तो बनता है, इसीलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। बातें तो बड़ी दिलचस्प कर लेते हैं आप। इस गांव के तो नहीं लगते। कोई शहरी बाबू हो क्या? जी, मैं मुंबई से आया हूँ इन हिमाचल की वादियों की खूबसूरती देखने। पर आपसे मिलकर जाना खूबसूरती वादियों में नहीं, आप में समाई है। ईशान और कावेरी कुछ देर तक बातें करते हैं। इसी के साथ कावेरी ईशान को अपना पूरा गांव घुमाती है। उस दिन के बाद से जितने भी दिन ईशान हिमाचल रुका, रोज कावेरी के साथ समय बिताता और उसके गांव की खूबसूरती को निहारता। इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद ईशान के जाने का समय आता है, जिस पर कावेरी उसको बोलती है, कल आप चले जाओगे ईशान जी। किसी ने सही कहा है कि परदेसी बाबू से दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप तो परदेसी हो, आप तो अपने देश चले जाओगे। लेकिन हम जैसे गांव की लड़कियां, वो बेचारी अपने टूटे दिल के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताएंगी। ऐसा क्यों कहती हो कावेरी? तुमसे मिलने के बाद से तो मैं खुद का नहीं रहा और मैं तुमको वादा करता हूँ, मैं लौटूंगा अपने माता पिता के साथ तुम्हारा हाथ मांगने। मैंने तुमसे प्यार किया है, धोखा नहीं दूंगा। ईशान कावेरी को लौटने का वादा करके अगले दिन मुंबई के लिए निकल जाता है, जहाँ वो अपनी माँ माला और भाई रुद्र प्रताप को कावेरी के बारे में बताता है। जिसके बाद वो उनसे बोलता है, माँ, मैं कावेरी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। आप जल्दी मेरे साथ चलकर उसका हाथ मांगकर इस घर की बहू बना लाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तुमने पसंद किया है तो कोई भली लड़की ही होगी। कोई भली लड़की नहीं होगी। अरे ये छोटे गांव में रहने वाली लड़कियां बड़ी चालू होती हैं। शहर से आए लड़के फंसाती हैं ताकि बाद में उनकी सारी दौलत हथिया सके। नहीं भैया, मेरी कावेरी ऐसी नहीं है। उसको मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार है। जो भी है, लेकिन तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी, बल्कि मेरे दोस्त की बेटी रीना से होगी। ठीक है, मैं भी फिर आपका ही भाई हूँ। मैं भी शादी करूँगा तो सिर्फ कावेरी से, वरना मर जाऊंगा। अपने दोनों बेटों को एक दूसरे के खिलाफ होता देखकर माला की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। दोनों भाई उसको संभालते हुए उसके कमरे में लेकर जाते हैं, जहां उसका इलाज करने डॉक्टर को बुलाया जाता है। समय गुजरता है। माला की तबीयत पूरी तरह ठीक ना होने के कारण ईशान कावेरी के पास नहीं जा पाया था। इसीलिए 2 महीने से ईशान की कोई खबर न मिलने पर कावेरी खुद ही उसकी तलाश में बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान शहर के लिए निकल जाती है, जहां वो ट्रेन में बैठकर मुंबई पहुंचती है और स्टेशन पर एक आदमी से जब सिर्फ नाम बताकर वो उसका पता पूछती है, तो वो उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसको मुंबई के मशहूर कलाबाई के कोठे पर बेच देता है, जहां कलाबाई कावेरी से कहती है, देख लड़की, तेरे जैसी हजारों लड़कियां इस शहर में किसी ईशन किशन मगन की तलाश में आती हैं, पर वो तो उनको नहीं मिलते। लेकिन यहाँ उनसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, जो तेरे प्यार के बदले पैसा भी देते हैं। इसलिए भूल जा ईशान को, अब तू इस कोठे की शान है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने ईशान बाबू को ढूंढने। कलाबाई कावेरी को 2-4 थप्पड़ लगाकर मजबूर कर देती है अपने कोठे पर नाचने के लिए और साथ ही उसको एक नया नाम देते हुए बोलती है, तेरी खूबसूरती को देखते हुए आज से मैं तेरा नाम सुंदरी बाई रखती हूँ। प्यार की तलाश में आई कावेरी कोठे की बदनाम गलियों में फंस कर रह जाती है, जहाँ आए दिन उसको लोगों की गंदी नजरों से अपनी इज्जत को बचाए रखते हुए
जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वहीं उसके पीछे से ईशान हिमाचल आता है, जहां उसको पता लगता है कि कावेरी उसकी तलाश में मुंबई आ गई है। ये सुनकर वो बोलता है, पता नहीं मेरी कावेरी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, इतने बड़े शहर में वो कैसे दिन निकाल रही होगी। ईशान वापस आकर कावेरी को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसका उसे कहीं पता नहीं चलता। उसको उदास देखकर उसका भाई रुद्र बोलता है, देख ईशान, तूने उस लड़की को ढूंढकर अपनी मनमानी कर ली, पर तू मेरी बात मानेगा, उसकी तलाश को बंद कर दे और मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर ले। हाँ बेटा, क्योंकि शायद उस लड़की की किस्मत में इस घर की बहू बनना लिखा ही नहीं था, और तूने तो अपनी कोशिश की ना। भगवान की मर्जी के आगे हमारा कोई जोर नहीं चलता। मैं एक आखिरी कोशिश कर लूं, अगर फिर भी वो नहीं मिली तो जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। ठीक है, तू कर ले। बाकी कल मैं तुझे एक ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहाँ जाकर तू उस लड़की को एकदम भूल जाएगा। ईशान कावेरी के पोस्टर छपवाकर शहर के हर कोने में लगवाता है, और उस पोस्टर पर कलाबाई के आदमियों की नजर पड़ते ही वो ये बात कलाबाई को बताते हैं, और वो जाकर कावेरी को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, ए छमिया, कलाबाई से चालाकी, किसके साथ तेरी आशिकी चल रही है जो तेरे पोस्टर गली नुक्कड़ पर लगाए घूम रहा है? मुझे क्या पता था, मैं जब से यहाँ आई हूँ एक कदम भी बाहर नहीं निकालने दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मैं एक अच्छे घराने की शरीफ लड़की हूँ। ये सुनकर कलाबाई कावेरी के बाल पकड़ते हुए बोलती है, कोठे पर पैर रखने वाली कोई लड़की शरीफ नहीं कहलाती, समझी? तुझसे तो मुझे लाखों का मुनाफा हो रहा है, तो तुझे कैसे जाने दूं? अब ज्यादा अपने दुखों की दुहाई मत दे और तैयार रहियो, कल शहर के बड़े रईस अपने भाई के साथ तेरा नाच देखने आ रहे हैं। कलाबाई से रोज मार खाते हुए भी कावेरी की हिम्मत टूटती नहीं है, लेकिन अब शायद उसके ईशान से मिलने की हिम्मत टूट चुकी थी, इसीलिए वो अपनी किस्मत पर रोते हुए बोलती है, प्यार के पीछे मैं अपनों को छोड़कर इस शहर में आई और यहाँ की इन बदनाम गलियों में फंस गई। हे भगवान, क्या गलती थी मेरी? अगर प्यार करना गलत है तो ठीक है, फिर यही है मेरी सजा। लेकिन अगर प्यार करना गलती नहीं है तो मुझे मेरे ईशान जी से मिलवा दो। कावेरी की पोस्टर छपवाने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं मिलती, जिसके कारण ईशान पूरी तरह टूट गया था। अगले दिन रुद्र अपने कहे मुताबिक उसको अपने साथ लेकर जाता है कलाबाई के कोठे पर, जहां वो नाचने वालियों का नाच देखने की बजाय आंखें झुकाकर उदास बैठा था। ये देखकर रुद्र कलाबाई को बोलता है, कलाबाई, क्या तुम्हारे कोठे पर हुस्न का कोई ऐसा पिटारा नहीं है जिसको देखकर मेरे भाई का झुका हुआ सर उठ जाए? एक ऐसी हूर की परी है रुद्र साहब, लेकिन उसकी कीमत जरा ज्यादा है। अच्छा, अगर उसकी झलक की भी कीमत ज्यादा है तो हम उसे बिना देखे ही सौदा करते हैं। बताओ तुम्हारी हूर की परी की कीमत। अभी के अभी हम उसको अपने मनोरंजन के लिए खरीदते हैं। भाई, औरत कोई चीज नहीं है जो आप उसकी कीमत देकर सौदा कर रहे हो। ईशान, इन कोठे वालियों की कीमत ही होती है, क्योंकि ये किसी एक की औरत नहीं होती। ये लो कलाबाई, और लेकर आओ उसे। घूंघट में तैयार कावेरी महफिल में आती है और ईशान को देखकर अंदर ही अंदर आंसू बहाते हुए बोलती है, मिले भी तो किस मंजर पर ईशान जी, आप यहाँ मेरी कीमत लगाने वालों में शुमार हैं। इसी के साथ कावेरी नाचने लगती है और नाचते नाचते उसके पैरों से खून निकलने लगता है। ईशान उसका चेहरा नहीं देखता, लेकिन पैरों से खून निकलता देखकर वो जल्दी से उठकर उसे रोकते हुए बोलता है, आप अपने पैरों का ध्यान रखिए, देखिए कैसे खून निकलने लगा। कावेरी का हाथ पकड़ते ही उसको अपने प्यार का एहसास होता है और वो उसका घूंघट उठाकर देखता है तो हैरान होकर उसको देखता ही रहता है और फिर गले लगाकर बोलता है, कहाँ थी तुम कावेरी? कब से ढूंढ रहा था तुमको। ईशान को कावेरी से अलग करके कलाबाई बोलती है, ओ साहब, इसको छूने की कीमत लगती है और ये कोठे वाली है, कोई कावेरी नहीं। कलाबाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसे बोलने की? जितना पैसा लेना है ले लो, लेकिन ये चीज मेरे छोटे भाई को पसंद आई है। इसको हम अपने घर मनोरंजन के लिए लेकर जाएंगे। बस भाई, ये मेरी कावेरी है, प्यार करता हूँ इससे,
कोई खरीदने या बेचने की चीज नहीं है ये। अरे बाजार में वस्तुओं का मोल होता है, इंसानों का नहीं। शर्म आती है कि मैं ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ औरतों को चीज समझा जाता है। मुझे मेरी कावेरी मिल गई, अब मैं इसको लेकर आपके इस बदनाम समाज से दूर जाकर रहूंगा, जहाँ इसको कोई कोठे वाली नहीं बल्कि मेरी पत्नी के रूप में जानेगा। रुद्र अपनी कावेरी को सबसे दूर ले जाता है, जहाँ वो उसके साथ नई जिंदगी इज्जत के साथ शुरू करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।